अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक एक्स रेज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्स रेज में सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्स रेज क्या होती हैं और एक्स रे की प्रोडक्शन कैसे होती है, एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ साथ देखेंगे कि एक्स रे के टॉपिक में कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्स रेज क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं और फिर एक्स रेज का इंट्रोडक्शन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। डियर स्टूडेंट्स, इस बैटरी के एनोड पर मैं एक मेटल लगा लेता हूँ। इस बैटरी के एनोड पर मैं एक मेटल लगा देता हूँ। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बैटरी ली। सबसे पहले मैंने एक बैटरी ली और उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एनोड कहा और एनोड के ऊपर मैंने हैवी मेटल लगा ली। हैवी मेटल लगा ली। वो हैवी मेटल मीन उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यानी उसका Z क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसकी शेप कौन सी है, टी शेप। यानी जो एनोड है उसकी शेप क्या है, टी शेप। टी शेप का मैंने एनोड लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो कैथोड है उस कैथोड को मैं क्या करता हूं, कनकेव शेप का बनाता हूं। इसका जो कैथोड है उसको मैं कनकेव टाइप का बनाता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो कैथोड है इस एपरेटस में, जो कैथोड है वो कनकेव टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे बैटरी लगी हुई है, एनोड टी शेप का है और कैथोड कनकेव शेप का है। मैं क्या करता हूं, इस अपरेटस को यहां पर एक ग्लास ट्यूब में बंद कर देता हूं। ये एक ग्लास ट्यूब है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक ग्लास ट्यूब ली और उसके अंदर एनोड और कैथोड को बंद कर दिया। तो ग्लास ट्यूब भी ले ली। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर हम लोगों ने कितना रखना है। डियर स्टूडेंट, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर हम लोगों ने रखना है, यानी वो हीलियम गैस हो सकती है या हाइड्रोजन गैस हो सकती है, जिसका प्रेशर हम लोगों ने 0.00, यहां पे हम लोगों ने जो प्रेशर रखा वो है 0.001 टॉर। तो कैथोड, एनोड और प्रेशर ग्लास ट्यूब में क्या है, इनक्लोज्ड है। अब क्या किया हम लोगों ने, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस बैटरी की मदद से यहां पर 40K से लेकर 50K वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी यहां पर जो बैटरी की वोल्टेज है अगर हम 40,000 से 50,000 रखेंगे, और ये बहुत बड़ी वोल्टेज है डियर स्टूडेंट्स। इतनी बड़ी वोल्टेज में ये जो ग्लास के अंदर जो गैस है ये आयोनाइज हो जाएगी। जब ये गैस आयोनाइज हो जाएगी तो इस गैस के आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। इस गैस के आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब क्योंकि वोल्टेज बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ मूव करेंगे। नेगेटिव प्लेट से दूर भागेंगे और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत ही हाई स्पीड के साथ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहां पर वोल्टेज क्या है, बहुत ही हाई लगी हुई है। जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस टारगेट मेटल के ऊपर जो कि टी शेप की लगी हुई है, जिसका मैंने एटॉमिक नंबर हाई रखा हुआ है, जिसको मैं हैवी मेटल कहता हूं, जिसको मैं टारगेट मटेरियल कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कनकेव का ये जो कैथोड है इसका कनकेव शेप हम लोगों ने क्यों रखा है, इसका कनकेव शेप इस वजह से रखा है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है
वो क्या हो, फोकस हो जाए, एनोड के ऊपर क्या हो जाए, फोकस हो जाए। और फोकस होंगे तो तभी जाकर टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, एनोड के ऊपर फॉल करेंगे। एनोड एक हाई एटॉमिक नंबर वाला मेटल है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो यहां से इस मेटल की सरफेस से कुछ वेव्स निकलेंगी, इस मेटल की सरफेस से कुछ वेव्स निकलेंगी। उन वेव्स को, उन रेडिएशंस को हम लोग एक्स रेज कहते हैं। कौन सी रेज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उन रेज को हम लोग एक्स रेज कहते हैं। तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कनकेव कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से हाई स्पीड के साथ टारगेट टी मेटल के ऊपर जाके फॉल करते हैं, तो उसकी सरफेस से कुछ वेव्स निकलती हैं, उन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। ये जो एक्स रेज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एक्स रेज की जो लैम्डा होता है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इन रेज की वेवलेंथ कम होती है और इनकी एनर्जी, इन वेव्स की एनर्जी, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी, इन वेव्स का वेव नंबर ये ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स। वेव नंबर कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेव नंबर भी ज्यादा होता है, क्योंकि लैम्डा जो होता है एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के, वेव नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन की मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल होने से कैसे वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज यूज किया कि हैवी मेटल्स, हाई एटॉमिक नंबर। हम लोग इस बात का आंसर भी देंगे यहाँ पे कि हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल क्यों यूज की जाती है, लो एटॉमिक नंबर वाली मेटल क्यों नहीं यूज करते, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इसी को, तो अब ये जो एनोड होता है, इस एनोड के ऊपर हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स? इस एनोड के ऊपर जो भी हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग जूम करके चेक करते हैं कि यहाँ पे वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई डियर स्टूडेंट्स। अब ये एनोड है और एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा डियर स्टूडेंट्स? ये मैंने एनोड लिखा, मैं इसको जूम करके बता रहा हूं आपको। एनोड है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। कैसे प्रोड्यूस हुई डियर स्टूडेंट्स? इस एनोड के अंदर एटम प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस एनोड के अंदर एटम प्रेजेंट है। इन एटम्स के अंदर से एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुई? अगर मैं यहां पे 3 एटम ड्रा करता हूं, 1 2 3, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये बाहर के शेल है और ये एल शेल है और ये एम शेल है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, ये एक और एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। फिर एक और एटम है डियर स्टूडेंट्स, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है, ये उसका एल शेल है, ये उसका एम शेल है डियर स्टूडेंट्स। अब हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स? जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहां से आए, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहां से आए तो उन्होंने क्या किया? यहां पे मौजूद के शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से आकर कोलाइड किया और उसको के शेल से बाहर निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसने यहां पर जो मौजूद के शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया? निकाल दिया बाहर, नॉकआउट कर दिया जी। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया, उसने के शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? निकाल दिया।
डियर स्टूडेंट्स, अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर किधर आएगा? के शेल में आएगा। तो अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हुआ है तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके के को फिल कर सकता है, एम शेल से आकर के को फिल कर सकता है, एन शेल से आकर इलेक्ट्रॉन के शेल को फिल कर सकता है डियर स्टूडेंट्स। और जब के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, वहां पे खाली जगह रह जाएगी, उस खाली जगह को फिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, वहां पे या तो एम का आएगा या तो एन का आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज किया करेगा, जो कि वेव की फॉर्म में होगी और उसे एक्स रेज कहेंगे। और यहां पर जो एक्स रेज, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर में आएगा तो जो एनर्जी निकलेगी, जो वेवलेंथ निकलेगी, उसे हम के एक्स रेज कहेंगे। यहां पर जो हमें एक्स रेज मिलेगी वो के एक्स रेज मिलेगी, के एक्स रेज मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन आया, के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करके आया और उसकी स्पेस को फिल किया और वेवलेंथ रिलीज हुई, ऐसी वेवलेंथ को क्या कहोगे? जो एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आने से रिलीज होगी, उसे कहेंगे के अल्फा। इसका मतलब यहां पर के एक्स रेज की भी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप को बोलते हैं के अल्फा, तो यहां पे पहला है के अल्फा। दूसरा है अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में आता है, अगर एम से आता है, तो फिर जो वेवलेंथ रिलीज होगी उसे हम कहेंगे के बीटा कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर एन शेल से के शेल में आता है तो फिर उसे हम के गामा कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से के शेल में आता है तो तब ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ रिलीज होगी, या एल शेल से के शेल में आएगा तब ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ रिलीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना गैप बढ़ाओगे उतना एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गैप कम हो गया तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि के गामा इज ग्रेटर देन के बीटा इज ग्रेटर देन के अल्फा। ये आपका ईटा का एनएमडीकेट का एमसीक्यूज होता है कि के अल्फा ग्रेटर होता है या के गामा ग्रेटर होता है या के बीटा ग्रेटर होता है। तो के गामा इज ग्रेटर, क्यों? कि वहां पे गैप क्या है? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी भाई। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और एटम लेते हैं हम लोग। अगर बाहर से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कनकेव कैथोड से आया और उसने एल शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो फिर जो उस एल शेल के अंदर जो खाली जगह बनेगी, अगर उस खाली जगह को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर जो एक्स रेज रिलीज होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एल एक्स रेज कहेंगे। उन्हें हम एल एक्स रेज कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब अगर एल शेल में इलेक्ट्रॉन निकलता है, खाली जगह प्रोड्यूस होती है, इस खाली जगह को फिल करने के लिए अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे कहेंगे एल अल्फा कहेंगे। अगर एन शेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं उस खाली जगह को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए, तो फिर उसे कहेंगे बीटा। अगर उस खाली जगह को फिल करने के लिए अगर ओ से आता है, एन से आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल गामा कहेंगे। तो एल गामा कौन सी ट्रांजिशन होती है? एल गामा जो होती है जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है? एल ऑर्बिट में आता है। तो फिर यहां पर भी वही केस होगा कि एल गामा इज ग्रेटर देन एल बीटा इज ग्रेटर देन एल अल्फा।
तो ये एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पता है तो इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता है, इसका मतलब आपको लैम्डा का ऑर्डर पता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपको ऐसे ही दिया जा सकता है। तो आप लोगों ने ऑर्डर को समझना है कि गैप जितना बढ़ेगा उतना ही एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा एटम में से बाहर, एक्स-रेज हायर एनर्जी की प्रोड्यूस होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर बाहर से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया और उस इलेक्ट्रॉन ने एम शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया तो उस वक्त एम शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हायर एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, फिर जो एक्स रेज रिलीज होंगी उन्हें हम कहेंगे एम एक्स रेज कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एम के बाद जो ऑर्बिट होता है एन, फिर ओ, फिर पी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एम में से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है उसकी खाली जगह को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एन से आता है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उस वक्त जो एक्स रेज रिलीज होंगी उन्हें हम कहेंगे एम अल्फा। अगर ओ से आता है तो फिर हम उसे कहेंगे एम बीटा। पी से आता है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? एम गामा। अगेन एनर्जी का ऑर्डर वही होगा कि एम गामा इज ग्रेटर देन एम बीटा एंड एम बीटा इज ग्रेटर देन एम अल्फा। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जो एल गामा होता है वो कौन सी ट्रांजिशन होती है, कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में होती है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से ये कह दिया जाए कि अगर एनर्जी का ऑर्डर बताना हो के अल्फा के दरमियान, एल अल्फा के दरमियान और एम चले गामा, के गामा, एल गामा, एम गामा, अब क्या हो रहा है? एनर्जी गैप किसका ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी गैप किसका ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी गैप जो ज्यादा है वो के गामा का ज्यादा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो N1 है, N1 है वो भी चेंज हो रहा है और जो N2 है वो भी चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने एनर्जी का गैप देखना है। अब देखिएगा, अगर हम के शेल की बात करते हैं तो के शेल में के गामा किस चीज के बराबर होता है? के गामा कौन सी ट्रांजिशन होती है? इसका मतलब के शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है? एम से आ रहा है। कहां से आ रहा है? एम से आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे के गामा। अगर एल गामा की बात करते हो तो इसका मतलब एल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां पे क्या है? एम, और यहां पे क्या है? एन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एन से आ रहा है, एन से यहां पे आ रहा है। इसके अलावा आप देखते जाना, यहां पे एम है, यहां पे एन है और यहां पे ओ है, तो यहां ओ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये शेल न्यूक्लियस के करीब है, ये न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है। तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल क्या होगा? डिफरेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यहां पर एनर्जी क्या होगी? यहां पर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या है? करीब है, इसलिए यहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम कहेंगे के गामा इज ग्रेटर देन एल गामा, एल गामा इज ग्रेटर देन एम गामा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर याद रखना कि एनर्जी कहां पर ज्यादा रिलीज होगी। यहां पे न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब मैंने कहा था कि यहां पे हम लोगों ने हैवी मेटल लेनी है, हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल लेनी है। हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल क्यों लेनी है?
डियर स्टूडेंट हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल इस वजह से लेनी है क्योंकि हाई एनर्जी वाले एटम में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे तो उससे जो वेव्स निकलेंगी वो एक्स रे रीजन में लाई करेंगी। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो एक्स रे से मैच करेंगी। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस लेंगे, जब लो एटॉमिक नंबर वाली कोई मेटल लेंगे, तो तब इलेक्ट्रॉन जंप करके जब आएंगे तो उनसे जो वेव्स निकलेंगी, जो एनर्जी निकलेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी, उनकी लैम्डा, उनका वेव नंबर एक्स रे से मैच नहीं करेगा। वो अल्ट्रा वायलेट हो सकता है, वो विजिबल हो सकता है, लेकिन वो एक्स रीजन में नहीं आएगा। इस वजह से हमें हैवी मेटल लेनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्स रेज का इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि एक्स रेज क्या होती हैं। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। एक्स रेज का लैम्डा कम होता है, एनर्जी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेव नंबर हाई होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज को डिस्कवर किसने किया था? ये आपका एमसीक्यूज होता है कि हु डिस्कवर द एक्स रेज? WC रोजन in 1895। WC रोजन ने 1895 में एक्स रेज को डिस्कवर किया था। डियर स्टूडेंट्स, which one of the following is the method of production of X rays? Option A, method of production of X rays. Option A, Rogen method. Option B, Coolidge method. Option C, कर्स्ट मेथड। या कर्स्ट मेथड को बीटा ट्रान मेथड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो रोजन मेथड यूज किया जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें कि एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम लोग एक्स रेज को उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्स रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एक्स रेज को पास करें तो ये स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएंगी। ये स्ट्रेट लाइन में होती हुई इनमें से गुजर जाएंगी। क्यों गुजर जाएंगी स्ट्रेट लाइन में? इस बात से क्या पता चलता है कि नो चार्ज, कि एक्स रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में से चार्ज पार्टिकल जब गुजरता है या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई चार्ज पार्टिकल गुजर जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो जाता है। तो जब एक्स रेज को पास किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इसका मतलब एक्स रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और एक्स रेज को जब देखा गया कि एक्स रेज वुड में से भी पास हो जाती है, इसी तरह एक्स रेज मीट, तो एक्स रेज जो होती हैं मटेरियल में से पास हो जाती हैं। इसका मतलब इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर है। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है? हाई है। तो पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर हाई है क्योंकि ये वुड में से भी पास हो जाती हैं। और डियर स्टूडेंट्स,
अगर एक्स रेज के सामने कुछ सब्सटेंसेस को रखा जाए तो फौरन उन सब्सटेंसेस में से ग्लो प्रोड्यूस होता है, उन सब्सटेंसेस में से चमक प्रोड्यूस होती है। इट्स मीन कि जब सर्टेन सब्सटेंसेस में से हम इनको पास करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, ग्लो कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स रेज फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाद में आपको क्वेश्चन होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। ऑप्शन ए हैविंग नो चार्ज, ऑप्शन बी हैविंग हाई पेनिट्रेशन पावर, ऑप्शन सी शो फ्लोरिसेंस। ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज की प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स रेज को कहां कहां पर यूज किया जाता है। तो बाद में आपके एमसीक्यूज होता है कि एक्स रेज in which one of the following field, which one of the following is not the use of एक्स रेज। ऑप्शन है मेडिकल यूज। आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज को मेडिकल यूज किया जाता है एक्सरे करवाने में। मेडिकल यूज, जो एक्स रेज होती हैं वो हमारे जिस्म में से पास होके जा सकती है, लेकिन बोन्स में से पास नहीं होती, याद रखना। मीट में से पास हो सकती है लेकिन बोन्स में से पास नहीं हो सकती। तो मेडिकल में एक्स रेज का यूज किया जाता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन में यूज किया जाता है। और जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनमें आयंस के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी आयनिक डिस्टेंस मेजर करने के लिए इनको यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो which one of the following is not the use of एक्स रेज? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाएंगे। तो एक्स रे के यूजेस भी हम लोगों ने देखे, प्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखी, इनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक्स रेज होती हैं उनका जो है नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट ने स्टडी किया इनको। तो देखते हैं मोज़लेला। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोज़लेला की। डियर स्टूडेंट्स, मोज़ले ने प्रेजेंट किया था। मोज़ले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक्स रेज की प्रोडक्शन के ऊपर। और जब इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्होंने वहां पर 38 डिफरेंट मेटल्स को यूज किया फ्रॉम एल्यूमिनियम टू ऑनवर्ड। तो इन्होंने 38 मेटल्स को ऑब्जर्व किया और उनसे प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रा किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था कि जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट न्यूक्लियर चार्ज के। इन्होंने बहुत सारे एक्स रेज एक्सपेरिमेंट किए फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। तकरीबन 38 मेटल्स का यूज किया इन्होंने। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्स रेज को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव किया
जो एनोड पे हम लोगों ने टी शेप की मेटल या टारगेट मेटल जिसको हम कहते हैं, टी शेप की एनोड जो यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में, उसको बदलते रहे बार बार, यानी उसको 38 डिफरेंट मेटल्स के साथ ऑब्जर्व किया और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव किया कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और नेट न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट किया इन्होंने, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, ये Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे B क्या है? यहाँ पे B स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट न्यूक्लियस और जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है उसके दरमियान कितने ऑर्बिट्स हैं वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 50। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 50। उसमें क्या होता है कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं वो के एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, के एक्स रेज वहां पर जो प्रोड्यूस हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे न्यूक्लियस कंसिडर करें, यहां पे के कंसिडर करें, यहां पे एल कंसिडर करें, यहां पे m कंसिडर करें और यहां पे n कंसिडर करें, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ रहा है तो फिर हम लोग यहां पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या मान सकते हैं? हम लोग यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने ऑर्बिट हैं? 1 2, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा? 2। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे नेट न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस बी क्या आएगा? Z माइनस बी आएगा 50 माइनस 2। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 48। तो ये 48 क्या कहलाएगा? ये 48 नेट न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो यहां पे मैं A लगा लूंगा जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। A क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं Z माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इस अंडर रूट को यहां से हटाना है तो यहां पे मैं इसको क्या कर लूंगा? स्क्वायर, इसको मैं इसके ऊपर स्क्वायर लेता हूं दोनों साइडों पे, तो यहां पे हो जाएगा A Z माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू A स्क्वायर Z स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 2AB मीन टू ZB, क्योंकि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहां पे वो वाला। तो बाद दफा MCQ होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोज़लेला? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, all these equation show मोज़लेला। सारी की सारी इक्वेशन जो होती हैं ये मोज़लेला को रिप्रेजेंट करती है। डियर स्टूडेंट्स, मोज़ले की जो इस लॉ से हमें क्या एप्लीकेशंस मिलती हैं, इसके क्या फायदे हैं? तो डियर स्टूडेंट, मोज़ले लॉ ने अपने इस लॉ की मदद से, अपनी इस स्टडी की मदद से पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से, इन एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नहीं होती। जो कि मेंडलीफ ने कहा था कि एटॉमिक मास होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोज़ले ने कहा नहीं, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की।
तो तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, जब पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया तो बहुत सारे एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्ट हो गई। बहुत सारे एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में करेक्ट हो गई थी। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में रेयर मेटल्स जो होती हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टानाइट, उनको भी एटॉमिक नंबर की बेस पर करेक्ट पोजीशंस अलॉट की गई। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ मोज़ले स्टडी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है और इन इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है कि ये कैसे पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर शुरू करवाना है। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।